शरद पवार ने सतारा से अजीत पवार को जवाब दे दिया है, मेरी ताकत अभी बाकी है। जिन लोगों ने धोखा दिया उनको उनकी जगह दिखाएंगे। कुछ लोगों की बगावत से हमें रोका नहीं जा सकता है और लोगों को लालच देकर यह काम किया गया। लोगों ने जो धोखा दिया है उन्हें उनकी जगह दिखाए बिना हम मानेंगे नहीं। कुछ लोगों की बगावत कर लेने से हमें रोका नहीं जा सकता। लोगों को लालच देकर बहलाकर यह काम किया गया। मेरी ताकत अभी बाकी है। जो छोड़कर गए मैं उनको उनकी सही जगह दिखाऊंगा। धोखा देने वालों को बाजू में रखकर फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा और नए लोगों के साथ टीम बनाऊंगा। और शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा हमला, जहां जाति धर्म के आधार पर समाज को बांट रही है बीजेपी और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। आज महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि देश में जाति और धर्म के आधार पर लोग कैसे लड़ेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नांदेड़, अकोला जैसी जगह हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रहने वाले समुदाय में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक झगड़े हुए। इन प्रवृत्तियों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। और इस बीच आपको अजीत पवार के साथ आने से बीजेपी को क्या उम्मीद है, ये समझिए, क्योंकि अजीत से बीजेपी को जिस तरीके से पावर मिल रही है, अजीत पवार के साथ 30 विधायक हैं। शिंदे के विधायकों के अयोग्य होने की स्थिति में अजीत का समर्थन काम आएगा। और अजीत के साथ जिस तरीके से 3 लोकसभा सांसद बताए जा रहे हैं, पार्टी को यह उम्मीद है कि 2024 में इससे मदद जरूर मिलेगी। आपको इस बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में 2.3 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिस पर अजीत पवार का असर भी माना जाता है। इस पूरे गणित को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इस सोसाइटी के करीब 5 करोड़ ऐसे सदस्य हैं। बीजेपी को भरोसा है इससे उसके वोट बैंक में विस्तार जरूर होगा। और मराठवाड़ा में आपको बता दें 8 लोकसभा सीटें आती हैं, जहां हालांकि 2019 में एनडीए को बढ़त थी, लेकिन शिवसेना के अलग होने के बाद 24 की लड़ाई में मदद की ये उम्मीद अभी भी है। और मराठवाड़ा में ही 46 विधानसभा सीटें हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर माना यह जा सकता है कि ऐसे में ताकत में इजाफा होगा। और पश्चिम महाराष्ट्र में भी अगर इस लिहाज से समझें तो जहां 12 लोकसभा सीट है, शरद पवार की काट के तौर पर अजीत ऐसे में क्या काम आ सकते हैं, ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी महाराष्ट्र में 72 विधानसभा सीट हैं। अजीत से यहां पर मदद की उम्मीद की जा रही है। समीर सर, समझाइए, इस अंक गणित के लिहाज से किसकी राह आपको आसान नजर आती है और कितनी बड़ी चुनौती अभी भी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी अजीत पवार की फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार की स्टेबिलिटी को लेके। देखिए, जो 16 विधायकों का योग्यता का मामला पेंडिंग है स्पीकर के पास, राहुल नार्वेकर के पास, मुझे नहीं लगता कि इस पे वो बहुत जल्दी निर्णय लेंगे। और आज जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने ऑलरेडी 2 विधायकों का लेटर दिया हुआ है, तो उस पर कोई फैसला जल्दी होने नहीं वाला। मुझे लगता है इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच स्पीकर के साथ मुलाकात, भारतीय जनता उसके क्या मायने? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी समीर सर, बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है वो पश्चिम महाराष्ट्र से होगा। देखिए, वहां से 72 विधानसभा सीटें आती है और वह क्षेत्र रहा है वो हमेशा जो शरद पवार और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अजित पवार के आने के बाद पश्चिम महाराष्ट्र जो उसका कमजोर कड़ी थी, वो अब अजित पवार मजबूत करने का काम करे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इसका सीधा सीधा एडवांटेज मिलने वाला है, और यह तय है अजित पवार के आने के बाद। लेकिन चतुर्वेदी सर, क्या आपको लगता है अभी भी आंकड़ों के दावे और हकीकत में पेच फंसा हुआ है? मुश्किलें अभी भी हैं अजीत पवार के लिए? किसी ने अपने कागज नहीं औपचारिक रूप से बताए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत दादा के मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास विधायक कितने हैं, कितने लोग अभी उनके साथ आए हैं, यह अस्पष्ट है। न शरद पवार कोई अपनी सूची दे रहे हैं, न अजीत दादा दे रहे हैं। और शरद पवार ने जिस तरीके से आज सातारा में अपनी ताकत दिखाई है, उससे लगता है कि शरद पवार, क्योंकि एक बहुत दयासी राजनेता है, इनके बारे में सोचा जाता है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन आज जो उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे वो लगता है कि वो अजीत दादा से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं।
क्योंकि ये उनके उत्तराधिकार की भी लड़ाई थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से सुप्रिया सुले को वो अपनी उत्तराधिकारी बना चुके हैं, लेकिन कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और अजीत दादा और एक जी। बहुत बड़ी ताकत में जो लोग बाग हैं वो दादा के साथ चले गए। सामाजिक बेस भी उनके साथ चला गया है, जैसा भी समीर सरफ ने कहा कि न केवल विधानसभा के क्षेत्रों के अनुसार बल्कि जाति, क्योंकि ज्यादातर ये मराठा इलाका है, शुगर इलाका है, लेकिन शरद पवार के को जो छोड़ के जाने वाले हैं उनमें छगन भुजबल जैसे जो कि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है सर।